नमस्कार। आज हम जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो मानव भूगोल में आपके जनसंख्या विश्व के संदर्भ में दिया हुआ है। जनसंख्या, अब विश्व में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो सामान्यतः किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यदि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। इसके विपरीत जब निवासियों की संख्या में कमी आती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इस समय विश्व के अधिकांश भागों में यदि देखा जाए तो विशेषकर विकासशील देशों में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि की गणना प्रायः 10 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। यह अवधि 2 जनगणनाओं के बीच की अवधि होती है। जनसंख्या के अध्ययनों में प्रायः प्राकृतिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या के अध्ययनों में किसका है? प्राकृतिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? प्राकृतिक वृद्धि ज्ञात करने के लिए केवल जन्म दर तथा मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तविक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि से भिन्न होती है। वास्तविक वृद्धि की गणना करते हैं तो उस समय जनसंख्या के प्रवास का भी ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या के प्रवास का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये है जनसंख्या वृद्धि। अब वितरण व घनत्व की बात करनी है। यदि जनसंख्या का वितरण की बात की जाए तो विश्व में जनसंख्या वितरण अत्यंत विषम पाया जाता है, क्योंकि विश्व की लगभग 3/4 आबादी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, या ऐसे कहें कि विश्व की लगभग 60% आबादी 10 देशों में निवास करती है, जैसे चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, मेक्सिको और रूस। इन देशों में लगभग विश्व की 60% आबादी निवास करती है। 5 अन्य देशों जैसे फिलीपींस, जापान, ईरान, जायरे, वियतनाम, इन देशों में विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग समाहित कर लेता है। तो यदि अपन यूँ बात करें कि विश्व की 2/3 जनसंख्या केवल 37% भूभाग पर निवास करती है, या ऐसे कहें कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग सागर तट से 1000 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही निवास करता है। तो अभी ये तथ्यात्मक रूप से ऐसे अपन बता सकते हैं। अब जैसे विश्व वितरण का स्वरूप कैसा दिखाई देता है, यदि अपन बात करें कि विश्व की जनसंख्या के वितरण का प्रारूप देखें तो मुख्य रूप से ये 3 स्तर के जन संकेंद्रणों में वितरित दिखाई देता है। जैसे अपन प्रथम बात करें कि जैसे प्रथम स्तर या प्राथमिक संकेंद्रण वाले वो कौन से 5 क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है। जैसे पूर्व एशिया नंबर 1 बात करें, जिसमें चीन, जापान, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया व मंगोलिया। अब दूसरा दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। फिर दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। अब पश्चिमी यूरोप, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। अब पूर्वी आंग्ल अमेरिका, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्व तटीय भाग में जनसंख्या का बहुत अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। यदि इन 5 प्राथमिक संकेंद्रण क्षेत्रों में बात करें तो विश्व की लगभग 70% भाग यहीं निवास करता है। और एशिया के यदि तीनों संकेंद्रणों की बात करें तो विश्व की लगभग 50% आबादी यहीं निवास करती है। अब अपन दूसरे भाग में जाते हैं, जो द्वितीयक संकेंद्रण वाले क्षेत्र या अपेक्षाकृत मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें जैसे यूएसए का
पश्चिमी तटीय प्रदेश जैसे कैलिफोर्निया क्षेत्र है, पूर्वी ब्राज़ील है, उत्तरी अफ्रीका है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब तीसरे भाग वाले जो अत्यंत लघु संकेंद्रण वाले क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या निवास के ज़्यादा संकेंद्र नहीं, छोटे छोटे रूप में ये जनसंख्या निवास करती है। जैसे मैक्सिको का उच्च बेसिन तट आता है, या नील नदी घाटी है, इथोपियाई उच्च भूमि है, दक्षिण पश्चिमी एशिया के नगरीय क्षेत्र है, अर्जेंटीना व उरुग्वे के तटीय क्षेत्रों में। यदि इसके अलावा अपन बात करें तो इन संकेंद्रण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो उससे संपूर्ण विश्व में या से संपूर्ण जो क्षेत्र है उसमें जनसंख्या बहुत ही विरल या जनशून्य कहें, इस रूप में जनसंख्या का वितरण पाया जाता है, क्योंकि इनका जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है, मध्य अक्षांशीय उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, दलदली व निम्न भूमि क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय व पठारी क्षेत्र है। यदि अब अपन बात करें कि जनसंख्या वितरण पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, जिससे जनसंख्या का वितरण इस रूप में देखा जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वितरण पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो है भौगोलिक कारक, जिसमें अच्छी जलवायु वाली दशा वाला क्षेत्र जैसे उष्ण है, उपोष्ण है, शीतोष्ण है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उच्चावच है, कृषि योग्य मैदानी भूमि जहाँ अधिक पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। जहाँ जल की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। अच्छी मृदा होने, वनस्पति या खनिज संसाधनों की उपलब्धता हो तो ये मृदा है, वनस्पति है, खनिज संसाधन है, ये जनसंख्या वितरण को ऐतिहासिक कारक भी के रूपों में प्रभावित करते आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रवास को भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर खनिजों की उपलब्धता होती है वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होता है। इसलिए जनसंख्या का वितरण का प्रारूप विश्व में इस रूप में देखा जाता है। अब यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के वितरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का महत्वपूर्ण माप है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या के जो वितरण है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का महत्वपूर्ण माप है। इसे दो रूपों में कर सकते हैं। एक जैसे होता है अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व और दूसरा होता है कायिक अथवा पोषक घनत्व। अब अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? यह अंक गणितीय की बात करें तो यह जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच एक साधारण अनुपात होता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व। जैसे जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। अब दूसरा होता है कायिक अथवा पोषक घनत्व। इसमें क्या होता है? किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि भूमि कल्टीवेटेड लैंड के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें कृषि के अयोग्य भूमि जैसे वन है, चारागाह है, दलदल है, मरुभूमि को कुल भूमि से निकाल कर गणना की जाती है, क्योंकि यह घनत्व कृषि भूमि पर ही आधारित है। इसलिए इससे भूमि पर जनसंख्या के भार का अधिक ठीक अनुपात लगता है। कायिक घनत्व मालूम करने के लिए जनसंख्या तथा कृषि भूमि के आंकड़े उपलब्ध होना जरूरी होता है। यदि आपके पास में कृषि भूमि का आंकड़ा नहीं है तो आप कायिक घनत्व नहीं निकाल सकते। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व का अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।